पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे आज के बिग अपडेट्स। फिक्र में सबसे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सबसे नई फाइल खोलते हैं। हमारी इस फाइल में आपके लिए कई हैरान करने वाले राज हैं, नई चोरी है, नई थ्योरी, एक नए कैरेक्टर काकभुशुंडी का जिक्र है, सूत्रों से एसआईटी रिपोर्ट की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है जिससे मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। फिक्र की फाइल में खबर नंबर 1 है काकभुशुंडी। काकभुशुंडी की रामलला को दान में दिए गए चांदी के काकभुशुंडी गायब। पूरा मामला समझेंगे। खबर नंबर 2 है एसआईटी रिपोर्ट के वो अंश जिनमें प्रबंधन में सख्ती और नई गाइडलाइंस की सिफारिश है। वैसे लोगों को एफआईआर और गिरफ्तारी का भी इंतजार है। इसके अलावा खबर नंबर 3 में मंदिर की व्यवस्था में हुए कुछ बदलावों की बात करेंगे। पहले चढ़ावा चोरी प्रकरण में काकभुशुंडी का चैप्टर खोलते हैं। पहले कैश की चोरी, फिर आभूषण का घोटाला, जमीन खरीद में हेरा फेरी, अब दान में चांदी के काकभुशुंडी को लेकर नई हलचल मच गई। हालांकि कल हमने आपको चांदी की वो ईंटों का भी जिक्र किया था। अब ये वायरल तस्वीर देखिए। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हाथ में चांदी का काकभुशुंडी दिख रहा है। उनके आगे एक महिला हाथ जोड़े हुए। महिला का नाम अनीता भारद्वाज बताया जा रहा है, जिन्होंने यह दान उनको सौंपा था। चांदी के इस काकभुशुंडी के गायब होने की बात सामने आ रही है। अनीता भारद्वाज का आरोप है कि उसने चांदी का एक काकभुशुंडी चंपत राय को सौंपा था। उसे कहा गया था कि रसीद भेज दी जाएगी, लेकिन उसे आज तक रसीद नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। आगे उन्होंने लिखा कि अब दान में दिए गए काकभुशुंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए जिससे आरोपी फरार ना हो सकें। आम आदमी पार्टी ने भी काकभुशुंडी से जुड़ी 2 तस्वीरें शेयर करते हुए सवाल उठाए। रामचरितमानस के उत्तराखंड में काकभुशुंडी का जिक्र आता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक कौवे के रूप में परम ज्ञानी राम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार काकभुशुंडी ने भगवान शिव के मुख से राम कथा सुनी थी। एक ऋषि के श्राप के कारण उनको अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा था। जब रावण पुत्र मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया, तब गरुड़ ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। इस घटना के बाद गरुड़ को उनके विष्णु अवतार होने पर शक हो गया था। तब काकभुशुंडी ने ही उन्हें श्री राम की महिमा सुनाकर उनका संदेह दूर किया था। खैर, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और अब चढ़ावा चोरी मामले में आई एसआईटी रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। कल एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से काफी कुछ निकलकर बाहर आ रहा है। 21 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ ट्रस्ट की व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा से जुड़े पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के संकेत मिले हैं। यह भी पता चला है कि दान राशि के प्रबंधन और जमा प्रक्रिया में कई स्तरों पर निगरानी की कमी रही, जिसका फायदा उठाया गया। ऑफ कोर्स, कमी है तो फायदा उठाया ही जाएगा। रिपोर्ट में ट्रस्ट की सिफारिश पर हुई कुछ भर्तियों में भी खामियां बताई गई। यह भी ऑब्वियस है। एसआईटी का मानना है कि संवेदनशील जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त कर्मियों की पर्याप्त जांच पड़ताल और निगरानी नहीं होती थी, जिससे व्यवस्था कमजोर हुई। यह भी ऑब्वियस है, तभी तो यह सब हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि मंदिर परिसर से बड़ी मात्रा में रकम बाहर जाती रही, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह हो सकता है। रिपोर्ट में इस पहलू की गहन जांच की जरूरत बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने दान प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सजेशंस दिए हैं। इनमें भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की बात कही गई है।
दान गिनती की व्यवस्था को और मजबूत करना शामिल है, डिजिटल निगरानी बढ़ाने पर जोर है और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का जिक्र है। पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन करने की बात लिखी है और मंदिर में सीईओ को नियुक्त करने का भी सुझाव है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद अब सरकारी स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। क्या कहा जाए, देर आए दुरुस्त आए या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। खैर, माना जा रहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। शायद इसी की भनक ट्रस्ट को भी लग चुकी है, इसीलिए वो अभी से अलर्ट मोड में है। मंदिर में व्यवस्था को लेकर बदलाव शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई अहम कदम उठाए हैं। नई व्यवस्था के तहत हुए वो 9 बदलाव आपको बताते हैं जिनकी काफी चर्चा है। ध्यान से देखिएगा। अब दान गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहनना अनिवार्य है। सोचिए कितना दुखद है। अपने कर्मचारियों पर ही भरोसा उठ गया है, वो भी भगवान के दरबार में, इसीलिए जेबें ही गायब कर दी हैं। खैर, जेब गायब करने से कितना काम होगा जब नियत में खोट है। दान गणना कक्ष में मोबाइल फोन, बैग, झोला, पर्स और अन्य निजी सामान लेकर प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्मचारियों को खाली हाथ में गणना कक्ष में जाना होगा। इसके अलावा अंदर जाते और बाहर निकलते वक्त उनकी कड़ी तलाशी होगी। दान गिनती प्रक्रिया की सख्त निगरानी के लिए गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 6 कैमरे थे जो अब बढ़कर 10 हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। गणना शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है जिससे भविष्य में किसी विवाद या जांच की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध रह सके। माना जा रहा है कि दान राशि को लेकर उठे सवालों और जांच के बीच ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने और दान प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाए। नई व्यवस्था में दान की गणना और प्रबंधन पर पहले से अधिक कड़ी निगरानी रहेगी। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष आक्रामक है। रिपोर्ट सौंपे जाने के 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल उठा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज करने, जांच में तेजी लाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज मामले की सुनवाई और दोषियों को सजा की मांग की है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष यह मांग कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने दो कटाक्ष करते हुए एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट बता दिया। हालांकि सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। एसआईटी का मतलब क्या? शेयर इन थेफ्ट है क्या? या ये हम कहें सैन इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है। आस्था से खिलवाड़। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपा है, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो और सुझाव होगा उस सुझाव अपना वहाँ के ट्रस्ट के लोग और करेंगे। एसआईटी की कोई पावर नहीं है। बिना एफआईआर के, कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये एसआईटी थी या सुझाव कमेटी थी? सुझाव दे रहे हैं। आपसे सुझाव मांगे गए थे, आपको चोरों को पकड़ने के लिए बोला गया था कि आप कैमरा बढ़ा दीजिए, ऐसा कर। ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर प्रशासन जो कर रहा है, मुझे लगता है कि वो उसमें दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो इकट्ठा हुए हैं, जो जुगलबंदी दिखाई पड़ रही है, ये वो सारे के सारे लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए
राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? वहाँ कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहाँ पे काम कर रहा है। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है, तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे एसआईटी बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। इस बीच कल सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एसआईटी प्रमुख से मिलेंगे। संजय सिंह 20 जून से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, कल उन्हें बुलाया गया है। उन्होंने अपने पास चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत होने का दावा किया था। दावा किया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में चोरी का खेल वर्षों से चलता रहा। ट्रस्ट कर्मियों की इतनी हनक थी कि उनके आगे सुरक्षा कर्मी भी घबराते थे। उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। मंदिर परिसर में केंद्र और प्रदेश सरकार की 10 से ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों के साथ 3 निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी तैनात हैं। लेकिन ट्रस्ट कर्मियों और मंदिर से जुड़े स्वयंसेवकों का दबदबा इतना था कि उनके अंदर जाने और बाहर निकलने पर विधिवत तलाशी तक नहीं ली जाती थी। साधारण कर्मियों की चेकिंग तो होती थी, लेकिन पदाधिकारियों के करीबियों या चर्चित चेहरों की नहीं। चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव टिन्नू भी इसी सूची में शामिल रहा, जो मंदिर व्यवस्था से जुड़ा था। सुरक्षा कर्मी केवल गले में आईडी कार्ड और फीते को देखकर संतुष्ट हो जाते थे। इसी सुरक्षा चूक का फायदा उठाकर राम मंदिर की दान राशि में गबन का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एसआईटी रिपोर्ट में भी इस चूक को गबन का प्रमुख कारण माना गया है। सूत्रों के अनुसार यदि बाहर निकलते वक्त कर्मचारियों की ठीक से तलाशी ली जाती तो यह घोटाला बहुत पहले पकड़ में आ जाता। अफसोस, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है ना, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक हिस्सा है। अगर इसमें लापरवाही बरती गई है तब तो नियत में गड़बड़। खैर, इसमें शामिल बताए जा रहे हैं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव और टिन्नू यादव जैसे लोग समय रहते दबोचे जा सकते थे। टिन्नू यादव को लेकर तो एक और पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को प्रशासन ने वॉकी टॉकी भी दिया था। वो इसी सरकारी वॉकी टॉकी के जरिए निर्देश देता रहता था। आरोप है कि टिन्नू इस सुविधा का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से काम करता था। जांच का विषय यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी को वॉकी टॉकी किसके आदेश पर और क्यों दिया गया? राम जन्मभूमि जैसे अत्यंत संवेदनशील धर्मस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में इस बड़ी चूक पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी जांच में अभी और कितने राजफाश होने हैं, यह देखना बाकी। खैर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच अब आपको उस मंदिर में लेकर चलते हैं जहां सिर्फ 1 महीने में करोड़ों का चढ़ावा आया और उसका पूरा हिसाब किताब भी रखा गया। कुछ अच्छी खबरें भी होनी चाहिए, इतना भी कलयुग नहीं। यह तीर्थ स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर, जहां जून महीने के मासिक भंडार की गणना पूरी हो गई। हर महीने की तरह इस बार भी मंदिर मंडल की मौजूदगी में भंडार खोला गया और चढ़ावे की सार्वजनिक रूप से गिनती की गई। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में 1 महीने का चढ़ावा रिकॉर्ड 40 करोड़ 81 लाख रुपए तक पहुंच गया है। 7 चरणों में दान पात्रों की गिनती हुई। चढ़ावे में 33 करोड़ 15 लाख कैश मिला है, जबकि ऑनलाइन और भेंट कक्ष के जरिए 7 करोड़ 66 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने करीब करीब 1.25 किलो सोना और 110 किलो से ज्यादा चांदी भी अर्पित की है। पिछले साल जून के मुकाबले इस बार 11 करोड़ ज्यादा चढ़ावा आया। यह चढ़ावा और दान देश विदेश के श्रद्धालुओं को भगवान सांवलिया सेठ के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को दर्शाता। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगती है, उन कर्मचारियों की आते हुए चेकिंग होती है। किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका जहाँ होती है वहाँ पर तुरंत व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी की शंका इसलिए नहीं रखी जाती है क्योंकि जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसी दिन पांचों बैंक के कर्मचारी जो रहते हैं वहीं पर काउंटिंग करके सारा पैसा बैंक के कर्मचारी स्वयं लेकर के जाते हैं और उसी समय
पैसों की रसीद दे करके जाते हैं। फिक्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्सक्लूसिव, जिनसे आज मैंने खुद नीट पेपर लीक, नीट री एग्जाम, सीबीएसई 12वीं के मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर वो सभी सवाल पूछे जो पिछले कुछ महीनों से हर एक के मन में थे। इन सभी मुद्दों पर हो रही सियासत को लेकर भी उनसे काफी सवाल जवाब हुए। सभी मसलों पर उनका जवाब आपको देखना चाहिए। बहुत सारे छात्र और अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब 2 साल पहले हुआ था ऐसा कुछ तो दावा किया गया था कि अगली बार नहीं होगा, और इस बार फिर दावा किया जा रहा है कि ये दोबारा नहीं होगा। कैसे समझा जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? देखो, ये तो दावा नहीं है मेरा जी, ये मेरा दायित्व है। हमारे पास उसके कोई विकल्प है नहीं। गड़बड़ी क्या हुई इस बार, जिनको हमने भरोसा किया, जो चंद शिक्षक जिनको हमने क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दायित्व दिया, जिनके समाज की बहुत आस्था, विश्वास और ट्रस्ट था, उन्होंने हमको निराशा किया, धोखा दिया, रक्षक भक्षक बन गए। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या अगली परीक्षा ऑनलाइन होगी? क्या उसमें कुछ हाइब्रिड सिस्टम होगा? अभी आपने जिक्र किया, राधाकृष्ण समिति की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, राधाकृष्ण समिति की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था कि इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी कुछ चुनौतियां हैं, पेन एंड पेपर की भी कुछ चुनौतियां हम लोग अनुभव किए, लेकिन हमने सरकार की ओर से, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की एनटीए, इन लोगों ने तय हम लोगों ने किया कि अगले साल की जो परीक्षा होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सर, सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई की परीक्षा और कॉपियों की जांच में काफ़ी दिक्कतें आई, कई छात्र परेशान हुए। आपका टेक इस पर? देखिए, सीबीएसई में इस बार 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए। उसमें हर एक साल परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर दिया जाता है, अगर आप उस मूल्यांकन पे आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार भी उस प्रक्रिया को रखा गया। इस बार सीबीएसई ने एक नई प्रक्रिया अपनाई। शायद अभी ऑफ एंड लगता है कि उस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दबाजी में सीबीएसई ने यूज किया है, नहीं करनी चाहिए था उसको, और सहमति व्यवस्था पारदर्शी था, इसे एक धारणा बनती है। लेकिन इस कोई भी अच्छा काम को भी इंप्लीमेंट करते हुए एक सहमति बनानी पड़ती है। सीबीएसई थोड़ा जल्दबाजी किया, उसके कारण कुछ नाराजगी हुई, ज़्यादा बच्चे रिवैल्यूएशन में गए, लगभग उस व्यवस्था को सुधारा गया है। लेकिन राहुल गांधी पहले कोटा में छात्रों के साथ एक आंदोलन करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब वो पूरे शहर में, पूरे देश में ऐसे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो देश की एक राजनीतिक समूह है, वो करे, वो घूमे, देश में पत्रकार वार्ता करे, आंदोलन करे, उनका अधिकार है। लेकिन कहाँ करना, कब करना? 21 जून को परीक्षा होगा कोटा में, 40,000 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 17 में जाके आप वहाँ बच्चों के मन में भय पैदा कराना चाहते हो, अनास्था पैदा कराना चाहते हो। अरे कोई इस प्रकार की घिनौना काम कोई नहीं करता है। हम किसी को पसंद करे ना करे, आलोचना करे, अलग बात होगी, लेकिन बच्चे तो सबकी है ना। बच्चों के मन में डर क्यों पैदा करवा रहे हो? आप देश को करते कोटा में, आप देश में अन्य हिसाब में करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका अधिकार है। देश तय करेगा, जनता तय करेगा, नई पीढ़ी तय करेगा। अभी तक तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने कई बार लॉन्च कर चुका है, और एक बार रीलॉन्च कर लेगा, देश निर्णय करेगा। लेकिन उन्होंने इस बार सारे हद को पार किया। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, 2 अनुभव मेरे सामने ऐसे आए, तो ये तो एक विचित्र पैटर्न हमको ध्यान में आता है। आपको देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने में आप तो तुले हुए हो। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसके बड़े अनुभव, मैं तो व्यक्तिगत रूप में उनको आदर करता हूँ, उनकी आयु, उनकी सामाजिक जीवन के अनुभव, यह हम लोगों के लिए एक प्रेरणा करनी चाहिए। उन्होंने एक रैली आयोजन किया बेंगलुरु में परीक्षा के समय में। 21 जून को परीक्षा हुई, उसी समय पे उनकी पार्टी की कोई व्यक्ति का सम्मान करने के लिए स्वयं खड़गे साहब पहुंचे थे वहां। उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां थे। उस रैली के कारण कुछ बच्चे परीक्षा सेंटर में नहीं पहुंच पाए। ये जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या खड़गे साहब को, उस विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को घर जाके माफी मांगनी नहीं चाहिए? ये खड़गे साहब से अपेक्षा हम करेंगे? अब बंगाल की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है।
शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि घोटाला करके वो बेल ले लेंगे और बच जाएंगे तो सावधान, सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति नीलाम होगी। विधानसभा के अंदर दिए गए बयान में शुभेंदु अधिकारी ने खास तौर पर आमतल्ला और हरीश चैटर्जी रोड का जिक्र किया और कहा कि इन सड़कों पर जिन भ्रष्टाचारियों के घर बने हैं उन घरों में बेघर लोगों को रखा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों सड़कों पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का घर है। हालांकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि सिर्फ इन दोनों सड़कों में रहने वालों के घर ही क्यों, हर भ्रष्टाचारी के साथ ऐसा हो। এই সেশনে শেষ দিনে বিল আসছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব, সম্পত্তি অকশন করব। ওই আমতলা হরিশ মুখার্জি হরিশ চ্যাটার্জি রোডের ওই প্রাসাদগুলোতে কলকাতার রাস্তায় রাত্রিবেলা ফ্লাইওভারের নিচে যারা থাকে তাদেরকে রাখাবো। टीबी हरीश चैटर्जी स्ट्रीट जो कि ममता बनर्जी के घर है और इसी घर को लेके शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का नाम ना करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका नीलामी भी किया जाएगा। सरकार जो प्रावधान ला रही है, जो बिल ला रहा है, वो बिल में अगर ऐसा कोई भी घर है जिसको लेके यहाँ पे समस्या है या तो अगर वो भ्रष्टाचार के पैसे से बनाया गया है वो नीलामी कर दिया जाएगा। बहुत सारे घर हैं जो कांथी तमलुक में बड़े बड़े निर्माण हुए थे, वो भी उनका भी ज़रा एक बार हम लोग चेक करे थे तो बहुत अच्छा हो। इस मेदिनीपुर ये सिर्फ हरीश चैटर्जी स्ट्रीट और साउथ कलकत्ता में लागू ना हो, ये पूर्व मेदिनीपुर में कांथी तमलुक ये सब इलाके में भी लागू हो, ये भी हम चाहते हैं। अगली खबर से पहले मैं आपके सामने कुछ नाम ले रहा हूं। सायन, विरार, बोरीवली, नाला सोपारा, किंग सर्कल, ये नाम हम आपके सामने हर साल लेते हैं। मुंबई की जगह हैं, जब बारिश होती है तो ये चर्चा में होती हैं, हर साल होता है और यही विडंबना है। हर साल नाम लेते हैं, इस बार फिर ले रहे हैं क्योंकि फिक्र की अगली खबर मुंबई से ही है, जिसके लिए 48 घंटे पहले से यह कहा जा रहा था कि इस बार मुंबई में सूखा पड़ेगा। सिर्फ 15 दिनों के लिए ही पीने का पानी बचा है। वहां 12 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि मुंबई के निचले इलाके डूब गए और कई जगहों पर मुंबई तैरती नजर आई। इस सबवे में सबसे अजीब स्थिति मुंबई महानगर पालिका यानी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी की हुई, जो कल तक लोगों को पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज नालों से पानी नहीं निकाल पा रहा है। फिक्र में आज हमने डूबी मुंबई पर सिस्टम की एक धुली हुई रिपोर्ट बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुंबई कल कितनी डूबी और कितनी बच पाई। खैर, लंबे इंतजार के बाद कल रात मानसून की पहली बारिश हुई। मुंबई में जगह जगह जल भराव हो गया। अंधेरी से लेकर वर्ली और मलाड से लेकर कांदिवली तक, सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही थे। कुल मिलाकर पहली ही बारिश में बीएमसी के सारे दावे भी डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। मानसून की बारिश मुंबई के लिए वार्षिक संकट बन चुकी है। मुंबई के डूबने की यह कहानी हर बार सामने आती है। तस्वीरें देखिए, यहां पर बोट की ज्यादा जरूरत है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूबी दिखी, सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही थी। घर, दुकानें, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बुधवार रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई का पूरा हाल बेहाल कर दिया। मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आमतौर पर पूरे जून महीने में जितनी बारिश होती है उसकी करीब 52%, 52% बारिश पिछले 12 घंटे में हो गई। तब आप कह सकते हैं कि हां, ऐसे में ये हालात बन सकते हैं। यूर राइट, बन सकते हैं, लेकिन ये तुरंत क्लीन भी हो सकते हैं अगर ड्रेनेज अच्छा हो। उसके बारे में बताने वाले हैं, अंग्रेजों के जमाने की बात है वो। खैर, मुंबई के कुछ इलाकों में तो 270 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मलाड में 270, पवई में 250 और कांदिवली में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। खाली नंबर्स पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है जैसे शिवाजी पार्क में कोई क्रिकेट खेल रहा है और बहुत अच्छी फॉर्म में। खैर, इसके अलावा अंधेरी, बोरीवली और वर्ली इलाके में भी मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश के बाद मुंबई के हालात वाली वीडियो रिपोर्ट का आपको जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर वसई विरार इलाके की है। रिकॉर्ड करिए, जरा गूगल करिए या यूट्यूब करिए।
पिछले साल भी ऐसे ही थी। खैर, बारिश के बाद सड़क पर कई फीट पानी भर गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी और बाइक पूरी तरह पानी में डूब गए। दुकानों और दूसरी इमारतों में भी बारिश का पानी घुस गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर नाला सोपारा इलाके से भी आई है, जहां बारिश के बाद इतना पानी भरा कि सड़कें दिखाई देना बंद हो गई। कई फीट पानी भर गया। लोग इसके बीच से निकलते दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से विक्रोली इलाके में सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे बनी एक दीवार गिर गई। ये तस्वीर किंग सर्कल की है। देखिए जरा, किंग सर्कल, नाम किंग और हालात वाटर किंग। खैर, जहां बारिश के बाद सड़कें तालाब की तरह नजर आ रही हैं, इस वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। इस बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। ट्रांस हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी क्योंकि पटरियों के नीचे से मिट्टी बह गई। वहीं सायन हाईवे पर बने सबवे के अलावा कई अंडरपास में पानी भर गया। अंधेरी में भी जल जमाव के कारण अंडरपास बंद करना पड़ा। ट्रैफिक निगरानी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई। मुंबई के बाद अब राजनीतिक बयानों की बारिश भी काफी तेज है। विपक्ष लापरवाही का आरोप लगा रहा है तो सरकार सब कुछ ठीक होने की बात कर रही है। पानी बहुत भरा है, उधर नी तक भरा है। जितने भी टैक्सी वैक्सी आ रहे हैं सब कपड़े भिगा के जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहां पर आप देखिए कि चंद घंटों की बरसात होती है और मुंबई पर लंबी जो जाम है वो दिखनी शुरू हो जाती है। जल जमाव कहाँ पे दिखाया जा रहा है, जहाँ पे लो एरिया है जैसे अंधेरी सबवे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ एडिशनल पंप रिस्टेट कर सकते हैं या तो वहाँ पे कर्मचारी को काम करने के लिए दे सकते हैं। अगर उसको छोड़ा तो बाकी सब जगह पे हम यहाँ पे जो पूरा पानी को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जाने का, नाले में जाने का पूरा काम कर रहे हैं। बार बार बोलने के बाद भी नाले की सफाई सही तरीके से नहीं हुई है। सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है ना बीएमसी को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सारे कंट्रैक्टर को जेल भेज देना चाहिए। जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पर पानी भरने की शिकायतें हर बार आती हैं। इस बार भी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा है। सरकार की तरफ से, महानगर पालिका की ओर से वहाँ पर तुरंत काम शुरू हुआ है, पंपिंग की व्यवस्था हो रही है। 1 महीने से जो है हर नेता उनका जो है छोटे नाले, बड़े नाले, रिवर सबकी सफाई देख रहा था। और क्या हुआ, पहली बार हुआ 25 साल में कि पहले ही दिन जो है सारे नाले भर गए, छोटे नाले भर गए, बसेस बंद हो गई, रिक्शा बंद हो गई, स्कूल बंद हो गई। खैर, जिस मुंबई शहर को सपनों, सितारों और अमीरों का शहर कहा जाता है, उस मुंबई का एक बारिश में यह हाल है। कहते हैं मुंबई नेवर स्टॉप्स, बट राइट नाउ मुंबई इज सिंकिंग। ये लोग कह रहे हैं। जहां भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और उसका नाम है बीएमसी, जिसके लिए मीम्स बन रहे हैं। बीएमसी का फुल फॉर्म है बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, और अब लोग कह रहे हैं बहती मुंबई कॉर्पोरेशन। ये मीम्स बन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। लेकिन ये भारी भरकम बजट और महीनों की तैयारी भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रही है। इसकी एक बड़ी वजह मुंबई शहर का करीब 150 वर्ष पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। अब आपको समझ में आया अंग्रेजों के जमाने वाली बात। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है। यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। धरोहर नहीं है, ये बैगेज है। मुंबई में जल निकासी का यह सिस्टम 1860 में बनाया गया था, और सोचिए उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी, 10%। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी। यानी 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने यह एक बार फिर साबित कर दिया। अगली खबर से पहले मैं आपको बताता हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन। उसका नाम है सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये कॉट्सवुल कंपनी का एड तो है ही, लेकिन ये यूरोप के हालात भी हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूरोप की, जहां से जब भी मौसम की मार से जुड़ी खबर आती है आमतौर पर वो बर्फीला तूफान या ठंड से जुड़ी होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। इस बार यूरोप के मौसम का समीकरण बदला हुआ। कई देश भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। ये देखिए, मुझे लगता है मैं भी
इसके झुलस में आ रहा हूं। खैर एनीवे, गर्मी से बेहाल लोग समंदर के किनारों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। गर्मी से निपटने के लिए जगह जगह वाटर फैन, वाटर कूलर के इंतजाम किए गए हैं। वैज्ञानिक यूरोप की गर्मी की वजह ओमेगा ब्लॉक को बता रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक ही वो वेदर सिस्टम है जिसमें पूरे यूरोप को तंदूर बना दिया। यूरोप के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कुछ महीने पहले तक बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन अब अचानक गर्मी की चपेट में आ गए। सोचिए, वहां पे एक अलग इफेक्ट है और यहां पर एल नीनो इफेक्ट है भारत में। खैर, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन समेत 15 देशों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्सों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात यह है कि फ्रांस में गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फ्रांस में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। फ्रांस की मौसम एजेंसी ने बताया कि सोमवार की रात फ्रांस के इतिहास की सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। ब्रिटेन में भी तापमान 39 डिग्री के पार है, जो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी का रिकॉर्ड है। इटली का तापमान भी 40 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, जहां 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन में भी 44 डिग्री तापमान के बाद 13 इलाकों में अलर्ट है। ऑस्ट्रिया में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो इस वर्ष का सर्वाधिक है। इत्तेफाकन इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में तो पॉलिटिकल तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान फ्रांस है, जहां गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झीलों, नहरों में उतर रहे हैं। इस दौरान फ्रांस में 28 लोगों की डूबकर मौत हो गई, 58 लोगों की डूबकर मौत हो गई। हालात यह है कि सरकार ने 1350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की गई है। जिस तरह के हालात हैं उसके बाद यूरोप में 2003 वाली जानलेवा गर्मी का खौफ है। वर्ष 2003 में पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी थी। कहा जाता है कि गर्मी ने 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डेन्यूब और राइन जैसी नदियां करीब करीब सूख गई थीं। एल्प्स ग्लेशियर कुछ ही दिनों में 10% पिघल गया था। अनुमान के मुताबिक करीब 80,000 लोगों की मौत हुई थी। अकेले फ्रांस में 15,000 लोग मारे गए थे। अब तक यूरोप की गर्मी का मीटर कुछ कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। खैर, पूरा यूरोप भट्टी की तरह तप रहा है। इसके पीछे की वजह आसमान की वो अदृश्य ताकत है जिसने गर्म हवाओं को यूरोप में एक तरह से बंधक बना लिया। इसका नाम है ओमेगा ब्लॉक। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये होता क्या। दरअसल जमीन से आसमान की तरफ करीब 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। आम दिनों में यह हवाएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हीं हवाओं के घूमने से दुनिया भर में मौसम बदलता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी ठंड आती है। लेकिन इस बार कुदरत का एक अजीब खेल शुरू हुआ। ये हवाएं आगे बढ़ने के बजाय एक जगह थम गई हैं। आसमान में एक खास पैटर्न में फंस गई हैं। ये पैटर्न दिखने में बिल्कुल ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा यानी कि एक तरह से उल्टे यू जैसा है। इसीलिए इस घटनाक्रम को ओमेगा ब्लॉक कहा जा रहा है। जब ये हवाएं इस ओमेगा शेप में फंस गई हैं तो इन्हें यूरोप के ऊपर गर्म हवा का एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया है, जिसे मौसम वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। यह इतना मजबूत है कि बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं और मानसूनी बादलों को उस क्षेत्र में नहीं आने देता। इस वजह से यूरोप का मौसम लंबे वक्त के लिए एक ही जगह ब्लॉक हो सकता है। यानी यह कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि कुदरत का चक्रव्यूह है जिसमें इस वक्त पूरा यूरोप फंसा हुआ है। देखिए, यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर मौसम ठंडा रहता है। साल में 8 से 9 महीने भीषण ठंड पड़ती है। ऐसे में लोगों के घरों में एसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अनुमान के मुताबिक करीब 10% घरों में एसी लगा हुआ है, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रात को भी तापमान 25 डिग्री के करीब ही था, यानी लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। यही वजह है कि यूरोप में एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के देशों में गर्मी वाला यह संकट और बढ़ सकता है। इसको लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यूरोप के लिए चिंता वाला ऐलान है। यूरोप में बाकी दुनिया के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है। पिछले 3 दशक में पूरी दुनिया का तापमान औसत सिर्फ 0.27 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं यूरोप का औसतन तापमान 0.56 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से आगे भाग रहा है। बात सिर्फ हाल के वर्षों की नहीं है। अगर हम पिछले 125 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो सन
1900 के बाद से अब तक पूरी दुनिया का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इस दौरान अकेले यूरोप का औसत तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूरोप का मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा है बल्कि कुछ गंभीर संकेत दे रहा है। लेकिन एक बड़ा संकेत इस वक्त पाकिस्तान को लेकर सामने आ रहा है। चिंताजनक खबर है, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान ने एक ड्रोन प्लान बनाया। क्या वो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियां कर रहा है? इस पर हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं, लेकिन पहले यह देखें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। यह कहते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान तड़प रहा है। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गिड़गिड़ाते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर लिखा। इसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तमतमाकर भारत को धमकियां देना शुरू कर दिया और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। मुनीर एक और बड़ी गलती कर रहे हैं और वो है भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियां। असीम मुनीर क्या चाल चल रहे हैं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखें। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ड्रोन्स और मिसाइल से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेसेस पर भीषण अग्निवर्षा की थी। सिर्फ 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और अब भारत जो है उसको ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब ये भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे। इसके साथ ही पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि भारत के पास ड्रोन, मिसाइल, एआई सर्विलेंस और सटीक हमले की बहुत अच्छी तकनीक है और पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। अब पाकिस्तान खुद को युद्ध के लिए नए सिरे से तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक से युद्ध की तैयारी में जुट गया है। नई तकनीकें जोड़ी जा रही हैं, ड्रोन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, विदेशी सैन्य सहयोग को तेज कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में असीम मुनीर ने क्या क्या किया, जरा एक एक डिटेल आपके सामने है। दावा है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर जंग की साजिश में जुट गए हैं। एलओसी पर 8 ब्रिगेड में 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार कर ली गई है। अफगानिस्तान बॉर्डर से बटालियन एलओसी पर शिफ्ट कर दी गई है। 5 बटालियन रावलकोट, कोटली और बिम्बर में तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर सर्विलांस तेज कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी वायु शक्ति को भी मजबूत करने में जुटा है। एयरबेसों की मरम्मत, नए ठिकानों की तैयारी और आधुनिक लड़ाकू तकनीक हासिल करने की कोशिश इस बात का संकेत है कि वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के मिशन पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लिए 11 ऐसे एयरबेसेस पर हमला किया था। नाम तो देखिए जरा, नूर खान, मुरीद, भोलारी, सरगोदा और रहीम यार खान। इस दौरान फ्यूल डिपो और रेडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इन सभी 11 एयरबेसेस की मरम्मत कर रहा है। असीम मुनीर की निगरानी में इस पर 1000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 2 नए एयरबेस बना रहा है। इसमें पहले है बलूचिस्तान में नोटल एयरबेस और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा एयरबेस। इसके साथ ही पाकिस्तान विदेशी मदद से अपनी वायु शक्ति मजबूत करने में जुटा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन से 36 जे सीरीज के मल्टी रोल फाइटर जेट पहले ही मिल चुके हैं, जबकि उसे स्टेल्थ क्षमता वाला शियांग J-35 इस वर्ष के आखिर तक मिल सकता है। वहीं तुर्की ने कराची के पास एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इसकी क्षमता 700 ड्रोन की है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान के लिए मिलजेम क्लास आधुनिक सबमरीन बना रहा है। यह सबमरीन इस वर्ष के आखिर तक डिलीवर हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान की इन तैयारियों के पीछे भारत का वो बयान है जिसमें वो तड़प उठा है। भारत के जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने कुछ दिन पहले कहा था कि 2 वर्ष में सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाना पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस पर काम चल रहा है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना जा पाए। इसके बाद से ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और फील्ड मार्शल की तरफ से बयानबाजी तेज। इसे लेकर पूरे पाकिस्तान में किस तरह हलचल है, आइए देखते हैं। इस सब के बीच में अब आप समझिए कि पाकिस्तान क्यों परेशान है। ऐसा दावा है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो सिंधु जल संधि स्थगित की, उससे वो वहां हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में यह संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई, जबकि सुकूर बराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तान में
बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान अब कोई भी काम बगैर ट्रंप की परमिशन के शायद कर ही नहीं सकता, ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह नतमस्तक है। अगली खबर, उस पैसे और रसूख के प्रदर्शन की। कैसे कोई व्यक्ति यह सोच लेता है कि अगर उसके पास अकूत दौलत और पावर है तो उसका जो मन होगा वो करेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। मामला असम के गुवाहाटी का है, जहां एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा फ्लाईओवर ब्लॉक कर दिया। पूरा फ्लाईओवर ब्लॉक कर दिया। पैसे की सनक में जन्मदिन मनाने के लिए सड़क ब्लॉक करने वाली यह घटना 22 जून की रात करीब 12:10 की है। गुवाहाटी के इस बिजनेसमैन का नाम है गौतम बरुआ। इन्हें अपनी पत्नी करबी बरुआ का 42वां बर्थडे मनाना था। इस जश्न के लिए उन्होंने कुमार भास्कर बर्मन ब्रिज को ही पार्टी वेन्यू बना दिया। सोचिए जरा, अब देखिए उसके बाद क्या हालात हैं। बर्थडे कहीं और सेलिब्रेट हो रहा है।